हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 30। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा जाकर देख कर आओ। क्या कर रहे हो यार। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिन्हों सभी नाइट्स को खत्म कर देता है और अब जिन्हों के सामने होती है नोबल नाइट। वो नाइट इतनी ज्यादा डर जाती है, जिन्हों के ऊपर मल्टीपल अटैक करने लगती है। जिन्हों उसके अटैक से आसानी से बच रहा होता है, जैसे वो जिन्हों के लिए बस खेल हो। और जिन्होंने डीमन कैसल में 6 तरह के डीमन से फाइट की होती है। पहले नंबर पे होते हैं लो रैंक डीमन, और दूसरे नंबर पर मिडिल ग्रेड के डीमन जिनकी रैंक होती है C, और तीसरे नंबर पर हाई ग्रेड के डीमन जो कि B रैंक के बराबर होते हैं, और चौथे नंबर पर हाईएस्ट ग्रेड के डीमन जिनकी रैंक A बराबर होती है, और पांचवे नंबर पर इंसिडेंट डीमन जो कि होते हैं A रैंक के, और छठे नंबर पर नोबल डीमन जिनकी पावर होती है एक S रैंक के बराबर। और वो नोबल नाइट जिन्हों के ऊपर हमला करने ही वाली होती है कि तभी जिन्हों अपने स्पीड का यूज कर उसकी तलवार को काट देता है, और जिन्हों उसके मांस को पकड़कर उसको दबाने लगता है। तभी वो नोबल कहती है, मैं हार मानती हूँ, मुझे जाने दो। जिन्हों ये सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है। जिन्हों को यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा होता कि कुछ दिनों से मुझे इंसानी भाषा बोलने वाले डीमंस कुछ ज्यादा ही नहीं मिल रहे, और ये आवाज कहीं तुम। तभी वो नोबल नाइट अपने मास्क को उतारती है और हम देखते हैं एक लड़की को। वो डीमन कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मेरी जान को बख्श दीजिए। जिन्हों कहता है, तुम लोगों ने हम पर पहले हमला किया है और अब तुम मुझसे माफी की उम्मीद रख रही हो। हाँ मैं ये जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ की रक्षा करना मेरा एक काम है। हम लोग ऐसे ही किसी ऐरे गैरों को यहाँ पर आने नहीं दे सकते, बस इसीलिए हमने आपके सोल्जर्स पे हमला किया था। जिन्हों कहता है, मैंने तुम्हारे बहुत सारे साथियों को मार डाला है, फिर भी तुम क्या जीना चाहती हो। वो लड़की कहती है, एक नाइट का काम होता है कि अपनी मास्टर की रक्षा करे, और जब तक मैं ठीक हूँ तब तक सब कुछ ठीक है। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है, कितनी खुददार डीमन है। वो नोबल नाइट एक इंसान की तरह दिख रही थी, इसलिए जिन्हों उसको मारने की नहीं सोचता, और अपनी नजरें जैसे ही घुमाता है, वो लड़की अपना खंजर निकालते हुए कहती है, तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो जैसे ही जिन्हों को मारने जा रही होती है, तभी टस्क आके अपनी सेल लगा देता है। टस्क कहता है, अबे ओ लड़की। जिन्हों कहता है, आखिरकार तुम करने की क्या सोच रही थी। तभी वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती और कहती है, आप मुझसे जो मांगोगे मैं आपको वो सब दूंगी, बस मेरी जान को बख्श दीजिए। जिन्हों कहता है, ऐसा है तो मुझे एंट्री परमिट चाहिए, क्या तुम हमें वो दे सकती हो। तभी टस्क अपनी ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करता है और उस नोबल नाइट को हवा में कर देता है। वो डरते हुए कहती है, हाँ हमारे पास एक परमिट है, अगर आप मुझे वापस जाने दे तो मैं वहाँ से लेकर वो आ जाऊंगी और आपको दे दूंगी। जिन्हों ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो कि कोई डीमन एंट्री परमिट की सुरक्षा कर रहा है। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है, तो ये वजह थी कि मुझे नेक्स्ट फ्लोर का परमिट तभी नहीं मिल रहा था। वो नोबल नाइट कहती है कि मुझे बाकी के सारे एंट्री परमिट का पता है, अगर आप चाहें तो मैं आपको गाइड करूंगी, बस आप मेरे क्लैन और मुझे कुछ मत करिएगा। जिन्हों को समझ नहीं आता कि उस लड़की पे भरोसा करे या नहीं करे। तभी जिन्हों उस नाइट के पास जाता है और वो नोबल नाइट थोड़ा ब्लश करने लगती है। जिन्हों उसके और पास जाके कहता है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। और जिन्हों का औरत देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है, हाँ आप कर सकते हैं। तभी जिन्हों अपने ब्लड लॉस स्किल का यूज करता है, और जिन्हों को ऐसे देखकर उस लड़की के तो पसीने ही छूटने लगते हैं। वो कहती है, मैंने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। जिन्हों कहता है, तो चलो ठीक है, मुझे एंट्री परमिट मिलने के बाद मैं यहाँ से शांति के साथ चला जाऊंगा। वो लड़की कहती है, थैंक यू। तभी जिन्हों कहता है, लेकिन मुझे उससे पहले एक बात बताओ कि आखिरकार तुम लोग हो कौन। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेजू आइसलैंड के बगल वाले टाउन को, जहाँ पर एक चीटी मॉन्स्टर आ गया होता है। और उस चीटी मॉन्स्टर को देखकर वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की तो पतलूनी गीली हो जाती है, और वो चीटी मॉन्स्टर सभी को मौत की नींद सुला देता है और अपने पंख फैलाकर वहाँ से उड़ जाता है। तभी हमें फिर से डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है, मेरा नाम एज्रिल है और मैं हूँ राइडर क्लैन की सबसे बड़ी बेटी। और वो लड़की जैसे ही कहती है, मेरा क्लैन। जिन्हों कहता है,
रुक जा, मैं तुमसे यहाँ पर ये सब जानने के लिए नहीं आया हूँ। तुम मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम लोगों के दिमाग में ऐसी कोई आवाज आती है कि जो तुम्हें कहे कि जाकर इंसानों को खत्म कर दो? एजरिल कहती है, हैं? रुको रुको, मुझे सोचने दो। नहीं, ऐसी आवाज तो नहीं आती, लेकिन ऐसे मिलती जुलती आवाज हमें आती है। हालांकि वो आवाज हमें किसी को मारने के लिए नहीं कहती है। और ये सुनकर चिनू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। एजरिल कहती है, वो आवाज हमसे कहती है इस दुनिया की प्रोटेक्शन करो। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है, जो बाहर के डंजन में मॉन्स्टर मिलते हैं उनके दिमाग में बस एक ही आवाज होती है कि इंसानों को खत्म करो। लेकिन इस ड्रीमन कैसल में तो अलग ही बवाल है। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी जिन्हों एजरिल से कहता है, तुम्हें ये आवाज कब सुनाई दी थी? एजरिल कहती है, हमने यहाँ पर जब से आंखें खोली हैं हमें तब से यही आवाज सुनाई देती है। और ये सुनते जिन्हों तो हक्का बक्का रह जाता है। इसका मतलब क्या है कि आंखें खोली? आखिरकार तुम लोग इससे पहले कहाँ पर थे? एजरिल कहती है, हम लोग यहाँ आने से पहले डीमन वर्ल्ड में थे। जिन्हों कहता है, तो तुम सब डीमन वर्ल्ड में क्या कर रहे थे? एजरिल कहती है, वार। और तभी सिस्टम आके अपनी टांग अड़ा देता है और एजरिल की वॉइस में ब्रेक आने लगता है। वो कहती है, हम लोग जंग की तैयारी कर रहे थे। जिन्हों कहता है, वार तो किसके खिलाफ? एजरिल कहती है, हाँ आपने सही सुना। एजरिल बताती है कि हमारी पूरी डीमन आर्मी किसी बहुत बड़े खतरे का सामना करने के लिए वहाँ पर तैयारी कर रही थी। और जिन्हों ये सुनते ही और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद एजरिल एक ही बात को बार बार दोहराने लगी। और ये देखते ही जिन्हों समझ जाता है कि बारुका के साथ हुआ था वो एजरिल के साथ भी हो रहा है। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है, जब भी मैं अपने कोई सवाल करता हूँ ये सिस्टम आके अपनी टांग अड़ा देता है। और शायद यही कारण है कि ये मुझे अपने सवालों के जवाब ढूंढने नहीं देगा। और ये सब किया दरा सिस्टम का हो सकता है। लेवल अप करो, इंस्टेंट डंजन आ जाते हैं, रिवार्ड्स मिलते हैं और मुझे सजा भी मिलती है। आखिरकार ये सिस्टम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो लगता है इस सब का कोई वजूद ही नहीं है, जैसे ये किसी गेम की तरह हो। एक बात बताओ, उस पावरफुल एनिमी का नाम क्या था? और एजरिल कुछ बताती उससे पहले सिस्टम आके अपनी टांग, नाक, कान सब अड़ा देता है और एजरिल के सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी जिन्हों आके उसको पकड़ लेता है और कहता है, एजरिल। जिन्हों एजरिल को ऐसे बेहोश देखकर सिस्टम की पावर समझ जाता है और वो अपने मन ही मन कहता है, तो एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी को बेहोश भी कर सकता है। और अगर सिस्टम ने ये सब अपनी पावर से शुरू किया है तो ये तय है कि ये डीमन जिससे लड़ाई की तैयारी कर रहे थे वो सिस्टम से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और ये सिस्टम ही है जो मुझे सारे सवालों के जवाब देगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जापान का एक एरिया जहाँ पर बहुत भयंकर बैटल चल रही होती है। सभी हंटर्स किसी से लड़ रहे थे और वो कहते हैं, देखो देखो ये तो मॉन्स्टर हैं, जल्दी जल्दी इन पर हमला करो। एक बंदा अपने मन ही मन कहता है, ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। तभी एक मॉन्स्टर उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। ले हो गए नॉर्मल मॉन्स्टर। तभी वो बंदा अपने मन ही मन कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग ये बैटल हार जाएंगे। तभी हम देखते हैं उसी चींटी मॉन्स्टर को। लगता है ये बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गए हैं और मुझे अब कोई ये मत कहे कि ये इंटेलिजेंस हो गए हैं। और तभी वो चींटी मॉन्स्टर हवा में उड़ने के लिए रेडी हो जाता है और वहाँ से भाग जाने। तभी हमें कोरिया के हंटर एसोसिएशन पे ले जाया जाता है और ये सब एक फुटेज होती है जो कि वो सब देख रहे होते हैं। और वो सब वहाँ पर एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए आए होते हैं। जिनचुल कहते हैं वहाँ पर जिन मॉन्स्टर को देखा गया है उन मॉन्स्टर को खत्म करने में पूरा एक दिन लग गया। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मॉन्स्टर अब बहुत ज्यादा अपग्रेड है, तो ये उड़ के दूसरे आइलैंड में पहुंच गए और वहाँ पर भी तबाही मचाने लगी। लेकिन वहाँ पर इमरजेंसी टीम को भेजकर हमने सिचुएशन को संभाल लिया था। फिलहाल के लिए ये सिचुएशन अभी काबू में है। और इस घटना के दौरान जो हंटर्स मारे गए वो होते हैं 4 ई रैंक के हंटर्स, एक डी रैंक का हीलर और एक सी रैंक का लीडर। तभी हंटर एसोसिएशन का एक बंदा कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो कि इन मॉन्स्टर को मारने के लिए हमें ए रैंक के हंटर की जरूरत पड़ेगी? जिनचिल बताता है कि इस मॉन्स्टर की वजह से 294 लोग मारे जा चुके हैं और 108 लोग जो कि घायल हैं और इसीलिए हमने 108 हंटर्स को इस काम पर लगा रखा है क्योंकि ये चींटी मॉन्स्टर अब उड़ भी सकते हैं। सभी आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं कि जापान की तरह कोरिया में भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। अगर हमारे मेन लैंड में कोई भी मॉन्स्टर आ गया तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत दे सकता है। चेयरमैन गो कहते हैं हमारे पास भी बहुत सारे आइलैंड हैं, तो हम एक साथ इतने सारे
सारे आइलैंड पे नजर नहीं रख सकते। अगर सूत्रों की मानो तो जेजू आइलैंड से 150 किलोमीटर दूर इन एंट मॉन्स्टर ने हमला किया था, और तो और अब वो मॉन्स्टर उड़ भी सकते हैं। सभी मेंबर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास जापान की तरफ बहुत सारे ए रैंक के हंटर्स नहीं थे। वो सब कहते हैं अगर हमने लो रैंक के हंटर्स को भेजा तो बस वो उनके लिए चारे का काम करेंगे। मीटिंग खत्म हो जाती है, चेयरमैन वहाँ से जा रहे होते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हम किससे मदद मांगे। वो अपने मन ही मन सोचते हैं चाइना और कोरिया के पास बहुत सारे हंटर्स हैं, लेकिन उनके देश भी बहुत बड़े हैं। और उसके बाद अगर यूएसए की बात करूं तो हमने उनसे पहले भी मदद मांगी थी जब एस रैंक का गेट अपीयर हुआ था, तो उन गद्दारों ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। मिस्टर गो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तभी चिंचुलाते हैं और कहते हैं मिस्टर गो, मैंने आपको मीटिंग में नहीं कहा, लेकिन यूएसए के किसी बंदे ने मुझसे छिपकर कांटेक्ट किया है। और ये सुनते ही मिस्टर गो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिरकार ऐसा इंसान कौन है। उसके बाद जिनचुल कहते हैं वो और कोई नहीं, स्कारवेंजर गिल्ड का वैंग डोंगसुक था, और उसने मुझे बताया कि वो आने वाली जेजू आइलैंड की रेड में भी हिस्सा लेना चाहता है। उन दोनों को ही पता था कि वैंग डोंगसुक तो संग जिनों के पीछे पड़ा ही है, लेकिन जिनचुल ने वैंग डोंगसुक और बाइग्यूनो की लड़ाई को लेकर पहले ही ना कर दिया था। जिनचुल कहता है सर एक और बात है। मिस्टर गो कहते हैं अब क्या बात है। जिनचुल कहते हैं हमें वैंग डोंगसुक के सिवा यूएसए के नेशनल हंटर ने कांटेक्ट किया है। सर आप मेरे साथ आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एजरिल को। वो अपनी आँख खोलती है। एजरिल कहती है मैं कहाँ पर हूँ? अरे नहीं, क्या मैं सो गई थी? तभी जिनू कहता है ओह तो तुम जग गई, लगता है तुम्हारे बाकी सारे दोस्त खुद तुमसे ज्यादा ही प्यार करते हैं। जिनू कहता है जब तुम सो रही थी ये सब तुमको मारना चाहते थे। एजरिल ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है अब तुम ये मत कहना कि जब मैं सो रही थी तुम मेरी सुरक्षा कर रहे थे। ऐसे वो अपने घुटनों पे आ जाती और कहती है आपने मुझको बचाया उसके लिए आपका धन्यवाद। और कहती है लो रैंक के डीमंस में इतनी समझदारी नहीं होती, तो वो किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं। जिनू कहता है हाँ ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि नेक्स्ट फ्लोर का परमिट मुझे कहाँ पर मिलेगा। आप मेरे साथ मेरे किले चलिए। जिनू एजरिल के साथ उसके किले पे जाता है। एजरिल एक गार्ड से कहती है मेरे पापा कहाँ पर हैं? वो गार्ड कहता है वो अपने थ्रोन पे बैठे हैं। वो नाइट कहता है ये जो इंसान है ये कौन है? जिनल कहती है ये बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है, और वो अपने पापा के रूम पे आ जाती है और कहती है पापा मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। और जैसे एजरिल के फादर जिनू को देखते हैं वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। वो कहते हैं एजरिल तुम आखिरकार ये तुम किसको यहाँ पर लेकर आ गई हो? एजरिल कहते हैं ये हमारे गेस्ट हैं पापा। एजरिल के पापा चिल्लाते हुए कहते हैं ये कोई गेस्ट है जो कि अपने साथ इतनी बड़ी आर्मी को लेकर आया है। एजरिल कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इसके पीछे कितने सारे शैडो सोल्जर्स हैं? और एक ही सेकंड में जिनू के ऊपर सभी नाइट्स अपनी तलवार लगा देते हैं। एजरिल कहती है पापा। जिनू कहता है सुनिए मैंने एजरिल से वादा किया है कि मैं नेक्स्ट फ्लोर का परमिट लेकर शांति के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। एजरिल के डैड ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि कुछ दिनों से कोई बहुत जल्दी से निचले फ्लोर्स को क्लियर कर रहा था और उसने बहुत ही आसानी के साथ वेल्कन और मिंटस को हरा दिया था, और हम उनसे बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो हम इस इंसान से सामना नहीं कर सकते हैं। एजरिल के डैड कहते हैं तो तुम्हें बस वो परमिट ही चाहिए ना? जिनू कहता है नहीं सर मुझे एक और चीज चाहिए। एजरिल के डैड कहते हैं क्या? और जिनू एजरिल के कंधे पे हाथ रख देता है और कहता है समझ जाओ। जिनू कहता है मैं कुछ समय के लिए चाहता हूँ कि एजरिल मेरे साथ रहे। और ये सुनकर एजरिल भी बहुत हैरान होती, उसके साथ साथ वो ब्लश कर रही थी। एजरिल के पापा कहते हैं आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? तभी जिनू अपने हाथ को हटा लेता है, कहता है आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब वो नहीं था। और उसके बाद जिनू के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। जिनू और एजरिल और उसके डैड सब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। जिनू अपनी सारी बात एजरिल के डैड को बताता है। एजरिल के डैड कहते हैं तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें एक एंट्री परमिट और एक गाइड चाहिए जो कि तुम्हें सब कुछ बता सके। एजरिल के फादर कहते हैं तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें मेरी बेटी को कोई खतरा होगा? जिनू कहता है नहीं आप इसकी चिंता मत करें, मैं एजरिल की सुरक्षा करूंगा। एजरिल के फादर कहते हैं तो चलो ठीक है, और वो एक गार्ड से नेक्स्ट फ्लोर का परमिट मंगा लेते हैं। जिन्हों उस परमिट को ले लेता है और जैसे ही ओपन करता है सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आप नेक्स्ट फ्लोर में जा सकते हैं। जिन्हों उठ खड़ा होता है और कहता है एजरिल तो अब हमें निकलना चाहिए। जिन्हों जाने ही वाला होता है कि तभी
तभी जिनू को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि जिनू को एजिल के साथ एक पार्टी मेंबर की तरह शामिल करना होगा, लेकिन जिनू अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। कंजूस कहीं का। जिनू एजिल से कहता है अगर मुझे लड़ने जाना पड़े तो तुम मेरे साथ बीच में नहीं आओगी। जिल कहती है हाँ हाँ ये भी मान लूंगी, और वो थोड़ा सा शर्मा रही होती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिनू कहता है कि तुम अपने साथ अपना हॉर्स क्यों नहीं लाई हो। एजिल कहती है सिर्फ पार्टी मेंबर्स को ही हॉर्स लेने की परमिशन है और इसीलिए मैं अपने साथ हॉर्स नहीं ला सकती। एजिल को तभी कुछ याद आता है। एजिल अपना बैग उतारती और कहती है सर 1 मिनट रुकिए। एजिल अपने बैग से एक पौवा निकालती और कहती है गार्सी क्लैन को अल्कोहल बहुत ज्यादा पसंद है। जिनू कहता है क्यों। एजिल कहती है मेरे ख्याल से आपको ये पौवा लेकर उनके साथ निगोशिएशन करनी चाहिए। जिनू कहता है क्या निगोशिएशन। जिनू कहता है तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों का रिश्ता गार्सी क्लैन के साथ अच्छा है। एजिल कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे क्लैन के बीच पावर्स को लेकर कोई ना कोई युद्ध होता रहता है, लेकिन गार्सी क्लैन इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। जिनू कहता है तब तो ठीक है और अपना कोट उतारते हुए कहता है तुम बस 1 मिनट के लिए यहीं पर रुको, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जिनू गार्सी क्लैन के अंदर जाता है और कुछ ही मिनटों में गार्सी क्लैन आग में झुलसने लगता है। चारों तरफ हाहाकार मच चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन को। पर मिस्टर गो उस नेशनल लेवल हंटर से मिलने आए होते हैं। वो नेशनल लेवल हंटर कहता है जैसा कि साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर संग जिनू है, लेकिन अभी तक उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और मिस्टर गो कहते हैं हमारा डिवीजन उसके ऊपर नजर रख रहा है तो हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो नेशनल लेवल हंटर कहता है ओहो तो तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर ट्रस्ट कर लूंगा। जिनचुल कहते हैं एक नेशनल लेवल के हंटर के सामने हम लोग इतने पागल नहीं है कि झूठ बोले। तो हंटर कहता है आई सी। और वो नेशनल लेवल का हंटर बैंग डोंग सुक के बारे में ऐसे बता रहा होता है जैसे कि वो कोई अमेरिकन हो। चेयरमैन कहते हैं आप सही हैं और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वो नेशनल लेवल का हंटर मिस्टर गो के सामने आके खड़ा हो जाता है। मिस्टर गो अपने मन ही मन सोचते हैं मैं तो इसके सामने एक बच्चा लग रहा हूँ। वो हंटर कहता है मैंने रिसेंट में जेजू आइसलैंड की रेड के बारे में सुना, मैं भी जेजू आइसलैंड की रेड में हेल्प करने के लिए चलता, लेकिन आपको तो पता है मैं बहुत बिजी इंसान हूँ। और वो जाने से पहले कहता है हमारे बीच जो भी बातें हुई हैं उस सबको सीक्रेट रखना। मिस्टर गो उसके जाने के बाद जिनचुल से कहते हैं जिनचुल क्या मैंने ये सोचकर गलत कर दिया कि वो यहाँ पर मदद करने आया था। जिनचुल कहते हैं सर आप घबराइए नहीं, जापान हमारे साथ काम करने के लिए राजी है और वो अपना सबसे काबिल हंटर हमारे पास भेज रहे हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिनू को जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी होती है और जिनू को 3000 4000 ऐसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं और जिनू का लेवल भी अब 87 हो चुका है। जिनू देखता है और एक ग्रिसन और टैंक की रैंक अब मैक्स पर हो गई है। जिनू कहता है ओहो तो तुमको एक नई रैंक मिलने वाली है, लगता है तुम दोनों भी इस नई रैंक के लिए बहुत उतावले हो। तभी जिनू को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। जिनू रैंक अपग्रेड को एक्सेप्ट कर लेता है और टैंक और आयरन की रैंक अपग्रेड होकर इलाइट नाइट हो गई होती है और एक ग्रिस एस रैंक के हंटर के बराबर का ताकतवर सोल्जर बन चुका है और टैंक ए रैंक का सबसे ताकतवर सोल्जर। तभी एज्रिल कहती है जिनू सर सुनिए। जिनू कहता है पहली बात तुम मुझे सर नहीं बुलाओगी। फिर भी एज्रिल मानती नहीं है और कहती है जिनू सर क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने अभी तक कितने क्लैंस को हराया है। जिनू कहता है हम अभी 89 फ्लोर पर हैं तो इसके हिसाब से मैंने 9 क्लैंस को खत्म कर दिया है। तभी एज्रिल कहती है सर अभी जो 90 फ्लोर से नोबल डीमन आने वाले हैं वो नॉर्मल डीमन नहीं है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। सर अगर आप मेरे क्लैन के जैसे उनसे भी परमिट मांगे तो शायद वो आपको परमिट दे दें। जिनू कहता है तो तुम ही बताओ अगर मैं तुमसे कमजोर होता तो तुम लोग क्या मुझे परमिट देते। ये बात सुनकर एजिल भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है। जिनू कहता है इस सब की चिंता तुम मत करो और वैसे भी मैं तुम्हारे रेडिस क्लैन को सबसे ऊपर ले जाना चाहता हूँ। एज्रिल कहती है पर सर हमारे क्लैन का नाम तो रेड रू है। एज्रिल कहती है वैसे सर मैं क्या जान सकती हूँ कि आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। जिनू कहता है वैसे कहूँ तो मैं तुम्हें थोड़ा सा पसंद करने लगा हूँ। और ये सुनते ही एज्रिल के तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और कहती है क्या आप सर क्या कह रहे हैं। जिनू अपने मन ही मन कहता है इसे देखकर मुझे यूजिनहो की याद आती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो बाय बाय।
control.